हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डियर देवेश पाल और आप कुछ कहो उससे पहले रियली सॉरी। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आए, मुझे पता है कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाए, लेकिन हाँ अब कंटिन्यू वीडियो आएंगे। तो क्या करें, पढ़ाई स्टार्ट करें। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है या प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने कुछ बातें की थी आपसे। इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस लेक्चर में हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका के पूरे डायग्राम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ डायग्राम बनाया था, 2-3 लेयर बनाई थी, उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। मैंने बताया था आपको बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, तो पूरा एक लेक्चर हम लोगों को लग जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मैंने बताया था आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ना उसके 3 लेयर होती है। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं हम लोग 3 लेयर। तो ये मैंने बना ली पहली, इसको पोलियो हो गया, सो 1 मिनट। तो ये हो गई हमारी आउटर लेयर, ठीक है। इसको क्या कहा था हम लोगों ने, तो इसको नाम दिया था हम लोगों ने, जो आधा छोड़ दिया था मैंने तो आज इसको पूरा कर देता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइको कैलेक्स। तो ये जो है पहली लेयर हो गई हमारी, या सबसे आउटर लेयर हो गई ग्लाइको कैलेक्स, ठीक है। सेकंड लेयर बना लेते हैं हम लोग। तो आज मैंने कलर पेन भी लाए हैं, क्योंकि डायग्राम जब कलरफुल रहते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं सेकंड लेयर बना लेता हूँ। तो रेड पेन से हम लोगों ने बना लिए सेकंड लेयर। तो ये जो सेकंड लेयर है ये कौन सी है, तो ये जो सेकंड लेयर है ये है हमारी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। कुछ याद आ रहा है क्या? पिछले क्लास में भली टाइम हो गया, लेकिन आपको पता होगा। ग्लाइकोकैलेक्स दूसरी लेयर होगी हमारी कोशिका भित्ति, और थर्ड लेयर बना लेते हैं हम लोग। तो हम लोग बनाते हैं थर्ड लेयर। थोड़ा सा इसको कर्व करते हैं हम लोग। तो ये हो गई थर्ड लेयर। और मैंने आपको बताया था कि ये जो थर्ड लेयर होती है ना, ये फोल्डेड होती है और इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से। तो चलो देखते हैं ये कौन सी लेयर है। तो जो थर्ड लेयर थी वो हम लोगों की है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोगों ने कहा था सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो तीनों लेयर हो गई जो आपको याद रखनी है, पूछा जाता है एग्जाम में। आपको क्वेश्चन आएगा आउटर से लेके इनर लेयर के नाम बताओ, तो सबसे आउटर में कौन सी है, ग्लाइकोकैलेक्स, फिर सेल वॉल, और फिर क्या है सेल मेम्ब्रेन। और इनर से बोला तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और क्या हो जाएगा ग्लाइकोकैलेक्स। तो चलो इसके बारे में अब हम लोग और देखते हैं। तो आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा इस टाइप से बैक्टीरिया के चारों तरफ इस टाइप से बना रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो फटाफट से मैं बना लेता हूँ, फिर बताता हूँ इसे क्या कहते हैं। जू 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 जू। बचपन में बड़ा मज़ा आता था हमें ऐसा बनाने में, तो ये हमने बना लिया झू 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 झू, ठीक है। और आपने एक और चीज़ देखी होगी, बैक्टीरिया में ऐसी पूंछ रहती है, देखा है क्या आपने? देखा ही होगा, क्योंकि डिटॉल वाले इतना ऐड जो देते हैं। तो ये हो गई इसकी पूंछ। तो दोनों डायग्राम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो इसकी पूंछ है ये क्या है, तो ये है फ्लैजिला। इसको हम लोग लिखते हैं फ्लैजिला, यानी हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग कशाभिका, ठीक है। एक एक जो है ना, जितनी भी टर्मिनोलॉजी आपको सारी याद रखनी है, और एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी में इसमें डाल देता हूँ। मैंने आपको बताया था मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, खिचड़ी.com, या फिर मैं उस थीम पे पढ़ाता हूँ पोलियो वाली। वो पोलियो वाला का एक नारा आया था कि हर बच्चा, मतलब हर घर में जो है जो भी बच्चा वो छूट ना पाए, हर घर में
जो भी बच्चा हो वो पोलियो की बूंद, भूल गया ना, बहुत पहले पी थी पोलियो की बूंद, तो पोलियो की बूंद जो है वो हर घर में उन्होंने पिलाई, और पोलियो तो लगभग अब किसी को होता नहीं है। तो उसी प्रकार मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन अपने डाटा में जो है इंटर करने की, मतलब ऐड करने की कोशिश करता हूँ कि आपके एनसीईआरटी की कोई भी लाइन मिस ना हो सके। इसलिए कॉम्प्लेक्स डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे मेरे इसमें। तो चलो, हम लोगों ने फ्लैजिला देखा। फ्लैजिला के बाद हम लोग बात करते हैं ये क्या है। तो ये है, इसको हम लोग लिखते हैं रोम, या फिर इसको लिखते हैं हम लोग झालर, यानी कि प्लाई, या इसको हम लोग लिख देते हैं फिम्ब्री। तो ये है फिम्ब्री। चलो, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम, सॉरी डायग्राम मतलब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इसी में। तो कसाबिका देख लिया हम लोगों ने, रोम देख ली। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने बात करी थी कि ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कहेंगे। तो ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम लोग लिखते हैं मीसोसोम। कई बार क्वेश्चन आया यहां से, मीसोसोम, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया मीसोसोम, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो है ना, जो जेनेटिक मटेरियल इस टाइप से बिखरा पड़ा रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं केंद्रकाव। मुझे लगता है जगह कम पड़ जाएंगी, इतना सारा मटेरियल है, तो इसको अपन लिखते हैं न्यूक्लियोइड। तो आपको ये याद रखना है, इसको केंद्रकाव या फिर न्यूक्लियोइड कहते हैं हम लोग। तो जो डीएनए मटेरियल रहता है ना, वो बिखरा पड़ा रहता है, इसलिए इसको हम लोग जो है केंद्रक नहीं कहते, केंद्रकाव कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बच गई हैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से फ्लूइड भरा रहता है, यानी कि पानी भरा रहता है। और याद रखना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, मैंने बताया था आपको, एक भी कोशिकांग नहीं होता है, लेकिन सिर्फ एक कोशिकांग होता है। कौन सा होता है, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं हम लोग राइबोसोम, ठीक है। तो ये हम लोग बना देते हैं राइबोसोम। अच्छा, क्यों है यहाँ पर राइबोसोम, ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो है ना मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो है कोशिकांग नहीं होते हैं, यानी सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, यानी ऐसे कोशिकांग इसमें नहीं होते हैं जो झिल्ली से आबद्ध रहते हैं। तो राइबोसोम में तो कोई झिल्ली ही नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये जो केंद्रकाव देखा ना, इसके अतिरिक्त एक और चीज़ यहाँ पे पाई जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं एकल गुणसूत्र, एकल गुणसूत्र, या फिर इसको लिखते हैं हम लोग गोलाकार डीएनए। इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी हम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज पाई जाती है, तो ये कौन सी चीज पाई जाती है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है ना गैस राजधानी पाई जाती है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ कहाँ बनाऊँ, बहुत सारी चीजें लिखनी है मुझे। तो यहाँ पर पाई जाती हैं गैस राजधानी, यानी कि गैस वैक्यूल्स, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, कुछ छूटा क्या, हाँ बहुत कुछ छूट गया। चलो, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये जो फ्लूइड है यहाँ पर, चलो कुछ चीज़ें बची हैं तो उसको मैं भी लिखता हूँ। पहले इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ, जैसी भी जगह होंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग थ्योरी देखेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करें, ग्लाइकोकैलेक्स से। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो ग्लाइकोकैलेक्स होती है ना, इसमें 2 लेयर होती है। तो यह आपको याद रखना है, 2 लेयर कौन कौन सी होती है। तो एक तो होता है इसमें ढीला आच्छद, इसका मतलब होता है ढीला आवरण। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात, जिसको अपन लूज शीथ कहते हैं इंग्लिश में, और ये एक होता है मोटा व कठोर
मोटा व कठोर आवरण, या अक्षत भी इसको हम लोग कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं थिक एंड टफ शीट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन आया हुआ याद रखना, अगर ढीला आवरण होगा तो इस लेयर को हम लोग लिखेंगे औपंक परत, यानी कि इसको लिखेंगे हम लोग स्लाइम लेयर। कई बार क्वेश्चन आया, बिल्कुल भूलना नहीं है। तो ये हो गई स्लाइम लेयर, अगर आवरण कैसा हुआ, ढीला होगा तो। और आवरण कठोर होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे संपुटिका, यानी कि कैप्सूल। ठीक है, तो ये 2 लेयर है। अभी भी मन में यही तो नहीं चल रहा ना कि सर इतने दिन से लेक्चर क्यों नहीं लिया, सर क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम। अरे थी कोई प्रॉब्लम, चलो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अभी हम लोगों को क्या देखना है, इस पे फोकस करना है, किस पे, प्रोकैरियोटिक सेल पे। तो हम लोगों ने बात करा ढीला आवरण होगा तो स्लाइम लेयर कहेंगे, और मोटा व कठोर आवरण होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, कैप्सूल कहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। इसके बाद हम लोग सेल वॉल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सेल वॉल की बात करें हम लोग, तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कोशिका का आकार निर्धारित करना यानी डिटरमाइन करना। देखो ये जो हमारी मसल्स रहती है, यही हमारा आकार को निर्धारित करती है। जितनी मसल होंगी उतने मोटे हम लोग देखेंगे। उसी प्रकार जो वॉल का मतलब क्या होता है, आपने गांव में सुना होगा ना, वॉल, इंग्लिश में भी वॉल ही कहते हैं और गांव में भी वॉल कहते हैं। तो ये याद रखना कि वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार है। दीवार जितनी मोटी रहेंगी, कमरा या रूम भी उतने बड़े रहेंगे। तो उसी प्रकार ये कोशिका भित्ति जो है ना, कोशिका का आकार निर्धारित करती है कि कोशिका कितनी बड़ी होंगी और कितनी छोटी होंगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसका काम क्या है, इसका काम है जीवाणु को फटने से बचाती है। अब देखो, अगर ये मोटी होंगी तो छोटी मोटी चोट भी आएंगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जीवाणु को फटने से बचाती है, फटने में मदद नहीं करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जब हम इसको अभिरंजित करते हैं, अभिरंजित यानी कि स्टैनिंग करते हैं। अब स्टैनिंग का मतलब क्या होता है, होली में कलर खेला है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को कलर लगाता है, कोई फ्रेंड को लगाता है, मोहल्ले में सभी को लगाते हैं। तो जो होली में अपने कलर खिलाऊंगा ना, तो हम लोग क्या है, रंग लगाते हैं। तो वैसे ही हम लोगों को अगर किसी भी चीज़ की स्टडी करनी है ना, तो उसको भी रंग लगाना पड़ता है, तभी वो चीज़ें दिखती है। तो उसको हम लोग स्टैनिंग या फिर अभिरंजित कहते हैं, या अभिरंजन कहते हैं। तो जब हम लोग अभिरंजित करते हैं ना, तो हम लोगों को 2 चीज़ें देखने को मिलती है। जब आप किसी चीज़ को कलर लगाओगे तो या तो कलर लग जाएगा या फिर नहीं लगेगा। तो अगर कलर लग जाएगा तो सेल वॉल को आप कहोगे ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। और अगर जो है आपने कलर किया और कलर नहीं लगा, कलर आपको नहीं दिखा, तो ऐसी सेल वॉल को आप कहोगे ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो 2 टाइप की सेल वॉल होती है, ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी माता ने आपको बताया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन की सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि ये अर्धपारगम्य है, यानी कि सेमी परमेबल है। अब अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है, कभी आपने चाय बनाई है जी, बनाई है। कुछ लोग आलसी लोगों ने नहीं बनाई होगी, तो मम्मियों ने बनाई होगी। तो मम्मी क्या करती है, चाय बना के छानती है, किससे, टॉवेल से, छलनी से। तो छलनी में क्या होता है, चाय नीचे चली जाती है और चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, यानी आधी चीज नीचे चली गई और आधी ऊपर रह जाती है। तो उसी प्रकार सेल मेम्ब्रेन भी अर्धपारगम्य, यानी आधी चीजें पारगम्य रहेंगी और आधी चीजें अर्धपारगम्य, यानी आधी चीजें जाएंगी और आधी चीजें नहीं जाएंगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो सेल मेम्ब्रेन के नेक्स्ट फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, कैरेक्टर्स जो भी बोले, ये है कि कोशिका, ये जो है सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, कोशिका को बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने के लिए ये सक्षम होती है। तो आपको याद रखना सेल मेम्ब्रेन का काम क्या पता है आपको,
कि कोशिका को बाह्य वातावरण, जो कोशिका है उसके बाहर का जो वातावरण, मैंने बताया था आपको एक सेल और दो सेल आपस में मिल जाती है, तो दो सेल आपस में मिल जाती है तो टिश्यू बन जाता है, और बहुत सारी सेल आपस में मिल जाती है। तो जो बाहर का वातावरण है ना, उससे संपर्क बनाए रखने में आपको कौन मदद करेगा? सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? तो आपको याद रखना वो यूकैरियोटिक जैसी ही होती है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। तो ये याद रखना, ये यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी ही होती है। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? फ्लैजिला। तो आपको याद रखना है इसका जो कार्य है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है गति का। गति यानी ये मोटाइल होता है, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कौन मदद करेगा? फ्लैजिला। आपने देखा होगा ना इस टाइप से जो जाता है बैक्टीरिया वगैरह, किस में देखा होगा आपने? दो चीज में देखा होगा। एक तो हमने 3 इडियट मूवी देखी होंगी, तो उसमें स्पर्म जाते हैं तो उसमें भी फ्लैजिला होते हैं, और डेटॉल के ऐड देखे होंगे तो उसमें बैक्टीरिया इस टाइप से जाते हैं, तो वो जाते हैं फ्लैजिला की मदद से। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये किसकी बनी होती है? तो आपको ये याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये बनी होती है फ्लैजिलियन प्रोटीन से, ये जो है मिलके बनी होती है, ये याद रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ये कितने टाइप की होती है। तो आपको याद रखना है ये 3 टाइप से हम लोगों को देखने को, टाइप नहीं बोलेंगे, 3 पार्ट बोलेंगे हम इसको। 3 पार्ट में ये डिवाइडेड रहती है। एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है अंकुश, जिसको हम लोग हुक कहते हैं, एंड जो थर्ड पार्ट होता है इसका वो होता है आधारिकाय। यानी इसको हम लोग लिखते हैं बेसल, इसको हम लोग लिखते हैं बेसल बॉडी। ठीक है, तो 3 टाइप हो गए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो फिलामेंट क्या होता है? तो आपको ये याद रखना है कि जो फिलामेंट है ये सबसे बड़ा भाग होता है, ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि कोशिका सतह से बाहर की ओर ये फैला रहता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये सबसे बाहरी भाग है, यानी ये वाला जो भाग है ये किसका है? फिलामेंटस है। कोशिका सतह से बाहर की ओर, यानी ये जो कोशिका की सतह है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है? फिलामेंटस होता है। तो ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, सेकंड हम लोग बात करते हैं हुक के बारे में। ये कौन सा भाग होता है? तो ये होता है मध्य वाला भाग। ठीक है, मिडिल वाला भाग आपको समझ में आ जाएंगे जब बेसल बॉडी कहेंगे तो देखेंगे। तो बेसल बॉडी की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ होती है? तो ये जो है कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर स्थित होती है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित होती है? कोशिका भित्ति कौन सी है हमारी? ये वाली है, ये कोशिका भित्ति, और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, यानी ये वाला पार्ट कौन सा होता है? बेसल बॉडी का। और ये वाला जो बीच वाला भाग है ये कौन सा है? हमारा हुक वाला पार्ट। क्लियर है? तो तीनों चीजें याद रखना। बेसल बॉडी से नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 2-3 बार आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, क्या देखा था हम लोगों ने? फिम्बरी। तो फिम्बरी की बात करें तो ये याद रखना, ये गति नहीं करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फ्लैजिला में जो गति होती है ना वो फिम्बरी की वजह से नहीं होती है, वो होती है फ्लैजिला की मदद से। तो यहाँ पे फिम्बरी को जो है गति में कोई भी रोल नहीं है। तो इसका किस चीज़ में रोल है? तो ये देख लेते हैं इसका काम क्या है। तो अब हम बात करते हैं इसके वर्क की। तो ये जो है सबसे पहले तो आपको बात ये याद रखनी है कि ये लंबी
लंबी नलिकाकार संरचना होती है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात आपको याद रखनी है, यहां से याद रखनी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसकी बनी होती है, तो ये पाइलिन प्रोटीन की बनी होती है। तो ये दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है। फ्लैजिला किससे बना है, फ्लैजिलियन प्रोटीन से। यहाँ पे फिमरी किससे बना है, पाइलिन प्रोटीन से। ये पी से याद रख सकते हो कि प्लाई किससे बना है, तो पाइलिन प्रोटीन से। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो है लघु सूक जैसे तंतु होते हैं। अब ये लघु सूक क्या है, यह है स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स। अब आपने झरना देखा है, झरने में पानी बहते रहता है और घास जो है ना ऐसे ऐसे होके पानी को जो है छानते रहता है, इसलिए झरने का पानी बहुत ही शुद्ध रहता है, क्लीन रहता है। तो वो लघु सूक जैसे घास होता है ना, वैसे ही ये स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको अपन लघु सूक कह रहे हैं, यानी स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला पॉइंट और एक अभी जो लिख रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नीट में पूछा जा चुका है। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये जो है कुछ जीवाणुओं में जो है ये पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में ये सहायता प्रदान करता। तो ये लाइन आपको नहीं भूलना है, ये लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या कहता है, कुछ जीवाणु में होता है कि ये पानी की धारा में, जैसे आपने झरने वगैरह देखे होंगे ना, तो वहां पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया तो सर्वव्यापी, ये सब जगह पाए जाते हैं। तो वहां पे पाए जाने वाले चट्टानों पे, और एक तो चट्टानों में पाए जाते हैं, दूसरा पोषक ऊतकों, जैसे बैक्टीरिया हमारी अगर बॉडी पे चिपकेंगे तो क्यों चिपक रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, नहीं, हमारे से क्या करते हैं, वो पोषण लेते हैं। बैक्टीरिया हमारे अंदर इसलिए जाते हैं ताकि उनको पोषण मिल सके। तो ये यहाँ याद रखना, ये चिपकने का काम किसका है, यहाँ पर फिमरी का काम है, पोषण वगैरह के लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है ये 15 से लेके 20 नैनोमीटर का इसका जो है आकार होता है, नैनोमीटर का इसका आकार होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आपने सुना होगा राइबोसोम 2 टाइप से होता है, एक 50S और एक 30S। बताता हूँ कितना हो गया, 80 हो गया। और यहाँ पे कौन सा होता है पता है आपको, 70S। आपको याद रखना है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ना, उसमें 80S राइबोसोम होता है, बाकी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें 70S राइबोसोम होता है। और जितने भी कोशिकांग है ना, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक हो गया, उसमें होता है 70S प्रकार का राइबोसोम। तो 70S की 2 यूनिट होती है, एक 50S और एक 30S। ये जो है बड़ी उप इकाई होती है इसकी, और ये छोटी उप इकाई होती है, यानी सब यूनिट होती है। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो राइबोसोम में एक प्रोसेस होती है जो आपको याद रखनी है। कौन सी प्रोसेस होती है कि यहां पे होता है mRNA और इसके ऊपर चिपक जाते हैं राइबोसोम, जैसा कि डायग्राम में मैंने बताया, यहां पे बताया था। अब यहां पे हो क्या रहा है, ये है हमारे राइबोसोम। ये क्यों चिपके हैं यहां पर, ये इसलिए चिपके हैं क्योंकि इनको बनाना है एक चीज, और वो चीज कौन सी है, वो पनीर चीज वाला नहीं है। यहां पे ये जो है प्रोटीन का निर्माण करने के लिए ये जमा हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है, आपने पढ़ा भी होगा कि राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, इसलिए तो उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो ये प्रोटीन का निर्माण कर दिया। आपको क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन निर्माण में जो है
कौन से दो कोशिकांग या कौन सी दो चीज जो है इन्वॉल्व होती है, तो mRNA और राइबोसोम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं। तो ये जो है श्रृंखला बनते चली जाती है। पेन को लगी है भूख, तो 1 मिनट में इसे कंप्लीट करने के बाद इसे खिलाता हूँ खाना। तो ये श्रृंखला को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बहुराइबोसोम, बहुराइबोसोम अथवा इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बहुसूत्र, बहुसूत्र। ठीक है। अब अगर देखो मैं कैमरे के इधर हूं तो शायद मेरे अकॉर्डिंग आपको अभी दिख रहा हूं, और नहीं दिख रहा हूँ ना तो कान खोल के सुन लेना है, ये आपको दिख जाएगा। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं, याद रखना हिंदी वाले जो ना कसम खाते हैं कि हम लोग हिंदी मीडियम से और सिर्फ हिंदी मीडियम का ही पेपर देखेंगे, इंग्लिश मीडियम को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था और बहुत सारे लोगों ने गलत करके आए थे। तो याद रखना, इंग्लिश में याद रखना है कि ये जो पॉलीराइबोसोम है ना, इसको हम लोग लिखते हैं, सॉरी मैंने बोल ही दिया है इंग्लिश में, इसको लिखते हैं पॉलीराइबोसोम। यानी जो बहुराइबोसोम है इसको पॉलीराइबोसोम, या फिर इसे लिखते हैं हम लोग पॉलीसोम। क्लियर है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2-3 चीजें और। तो अब क्या करना है ना, थोड़ा सा मुझे जगह का इशू आ रहा है, बहुत सारी जगह चाहिए, बहुत सारी चीजें लिखनी है। तो फटाफट पहले इसको रिवाइज करते हैं और फिर जो बची वाली चीजें हैं और जो मैंने अभी ऐड नहीं की है उसे देखते हैं। देखो फटाफट, तो क्या देखा हम लोगों ने, सबसे पहले देखा ग्लाइकोकैलेक्स। ठीक है। तो ग्लाइकोकैलेक्स में क्या देखा हम लोगों ने, बोला ग्लाइकोकैलेक्स की 2 लेयर होती है। अगर ढीला आवरण होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे स्लाइम लेयर, या फिर कहेंगे अपन उसको अवपंक परत। अगर मोटा या कठोर आवरण रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे संपुटिका, या फिर क्या कहेंगे हम लोग कैप्सूल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद जो लेयर होती है उसे कोशिका भित्ति, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल की बात करें, काम क्या है, कोशिका का आकार को निर्धारित करना, इसके बाद कोशिका को फटने से बचाना, और ये अभिरंजित हम इसको कहते हैं। मैंने बताया था अभिरंजित यानी कि कलरिंग करते हैं। अगर कलर हो गया तो ग्राम पॉजिटिव, और कलर नहीं हुआ तो क्या कहेंगे हम लोग, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो आप ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। पहले तो यहीं से बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो यहाँ से आया हुआ है कि ये जो है अर्ध पारगम्य होती है, यानी कि सेमी परमेबल होती है, यानी आधा मटेरियल जाएगा और आधा मटेरियल नहीं जाएगा। कोशिका को बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में ये जो है सक्षम होती है। यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी ही होती है, कोई अंतर नहीं होता है। फिर हम लोगों ने देखा फ्लैजिला। तो फ्लैजिला का काम होता है गति का। ठीक है। किसकी बनी होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है। 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है ये। तो फिलामेंट जो सबसे आउटर लेयर होती है, तो ये आउटर में फैला रहता है, हुक मिडिल में, और जो बेसल बॉडी है ये आपको याद रखना है, ये सेल वॉल, चलो यहां बताया मैंने, ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के जो एरिया होते हैं उसे अपन बेसल बॉडी कहते हैं, भूलना नहीं है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फिमरी की। तो ये गति में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपको याद रखना है, ये गति नहीं करती है। तो लंबी नलिकाकार संरचना होती है, पाइलिन प्रोटीन की बनी होती है, ये आपको नहीं भूलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पाइलिन प्रोटीन से ये मिलके बनी होती है। दूसरी बात, लघु सुख जैसे तंतु होते हैं, एक ब्रिस्टल लाइक, जैसे मैंने बताया घास की तरह, ये पॉइंट नहीं भूलना है। और ये वाला कि कुछ जीवाणु जो है पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों और पोषक ऊतकों से क्या करते हैं, ये एक वर्ड भी याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है। चिपकने में ये सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात करी राइबोसोम की। 70S पाया जाता है इसमें, 15 से 20 नैनोमीटर इसका साइज होता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 50S और 30S 2 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसमें 2 चीज़ इन्वॉल्व होती है प्रोटीन बनाने के लिए, पहला mRNA और दूसरा राइबोसोम। ये श्रृंखला बनाते चले जाते हैं, इस श्रृंखला को हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम, या फिर पॉलीसोम, या फिर बहुल राइबोसोम, या फिर बहुसूत्र। क्लियर है। तो इतनी चीज अच्छे से देखिए आपने। इसके बाद क्या करना है, छोटा सा ब्रेक, जब तक मैं बोर्ड को करता हूँ रफ। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट।
चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 2-3 चीज़ें हम लोगों ने देख ली, 2-3 चीज़ें और देखनी है, तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो राइबोसोम देखा था, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मीसोसोम के बारे में। तो मीसोसोम क्या होता है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये जो है कोशिका झिल्ली जब अंतर्वलन होती है, अंतर्वलन, और इसमें जो फैलाव होता है, अंतर्वलन, या इसको हम लोग कह सकते हैं फैलाव। कुछ लोग फैलते हैं बर्गर पिज़्ज़ा खा के, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी फैलाव होता है। किसमें? सेल मेम्ब्रेन में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सेल मेम्ब्रेन में जो फैलाव होता है या अंतर्वलन होता है, जो फोल्ड या फिर फोल्डेड सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उसका नाम क्या है, तो मीसोसोम है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये जो फैलाव होता है या जो अंतर्वलन होता है, ये एक्सटेंशन जो होता है, ये जो है 3 पार्ट में होता है। एक होता है पुट्टिका, यानी कि लैमिला। सेकंड, ये आपको याद रखना है, नलिका, यानी कि इसको हम लिखते हैं ट्यूबल्स। एंड नेक्स्ट जो फैलाव होता है वो होता है पट्टिका। ठीक है, तो पट्टिका यानी कि वेसिकल्स। तो आपको ये याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन में जो फैलाव होता है ना, 3 रूपों में होता है, लेमिला, ट्यूबल्स और वेसिकल्स। और फिर क्या बनता है, मीसोसोम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मीसोसोम के बारे में। तो मीसोसोम के बारे में तो बहुत सारी बातें हम लोगों को याद रखनी है। तो जो मीसोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान जो है कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो है ना श्वसन का काम होता है, और जो मीसोसोम है ये भी श्वसन का काम करता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के समान जो है ये काम करता है। इसलिए इसको लिखते हैं वर्क लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, या माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कैसे, तो उसको देख लेते हैं। तो ये जो फैलाव होता है, तो फैलाव के फायदे क्या क्या होता है, तो ये देख लेते हैं। तो इससे जो है क्या होता है, इसी से जो है कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति निर्माण में ये मदद करता है। इसके बाद डीएनए प्रतिकृति, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, तो थोड़ा गलत लिख दिया, पर ये तो चलते ही रहता है, आपको मेरे लेक्चर में हिंदी गलत दिख ही जाएंगी। तो डीएनए प्रतिकृति, कहीं गलती हो ना तो बता देना मुझे, चिल्ला के तो नहीं बता सकते हो, तो कमेंट्स में ही बता देना। तो संतति कोशिका में विवरण, एक ये काम में आता है ये। दूसरा श्वसन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, श्वसन। इसके बाद स्त्रावी प्रक्रिया, इसके बाद जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र व एंजाइम की मात्रा बढ़ाने में ये सहायक होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इसकी वजह से होती है। पहला तो कोशिका भित्ति के निर्माण में मदद करता है। डीएनए प्रतिकृति का मतलब होता है रेप्लिकेशन, यानी आप एक डीएनए डालोगे 2 डीएनए निकल के आ जाएंगे, तो सेम टू सेम फोटोकॉपी आप समझ सकते हो। या डुप्लीकेशन भी इसको कहते हैं कि डुप्लीकेट बना देता है ये। संतति कोशिका में विवरण, यानी संतति यानी कि जो सेल डिवीजन होता है ना, एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, तो वहाँ पे जो विवरण होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये इसी की मदद से होता है। श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन में मदद करता है, जो आपको नहीं भूलना है, इसलिए ऐसा बोला जाता है
कि माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है। दूसरा, स्त्रावी प्रक्रिया, अगर ये कुछ बनाता है तो उसको रिलीज करता है, स्त्रावित करता है। जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र, जो जीवद्रव्य झिल्ली है ना, यानी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका क्या करता है, पृष्ठ क्षेत्र बढ़ा देता है ना, सरफेस एरिया। आप देखो ये मेम्ब्रेन इतनी सी है और इसने इतना एरिया ले लिया, तो क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। एंजाइम की मात्रा बढ़ाने में भी, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पेस रहेगा उतने ज़्यादा एंजाइम बनेंगे, तो उसके लिए भी ये मदद करता है। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है, जिसमें से 2 चीज़ तो आपको याद रखना है कि यह माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है, और कार्य कौन सा करता है, श्वसन का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो यहाँ पे ये जो फ्लूइड देख रहे हो ना, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रहता है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे अंतर्विष्ट पिंड पाए जाते हैं। अंतर्विष्ट पिंड यानी कि इंक्लूजन्स बॉडीज। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया, तो ये भी आपको याद रखना है। अंतर्विष्ट पिंड, या फिर इसको कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये जो है झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स या कौन कौन सी चीज़ आती है, तो आपको याद रखना है। तो इसमें देखने को मिल जाएगा आपको फॉस्फेट। आपको याद रखना है कि ये जो 1 मिनट, कि अंतर्विष्ट पिंड कौन कौन से होते हैं। तो इसमें होते हैं फॉस्फेट कणिकाएं। दूसरी इसमें होती है साइनोफाइसिन कणिकाएं। एंड जो थर्ड होती है वो होती है ग्लाइकोजन कणिकाएं। तो ये तीनों कणिकाएं के बारे में आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि जो इंक्लूजन्स बॉडी कौन कौन सी होती है, अंतर्विष्ट पिंड कौन सा होता है। पहली चीज क्या याद रखनी है कि झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं। और 3 कण पाए जाते हैं, फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं, और कौन सी होती है, ग्लाइकोजन कणिकाएं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपको याद रखना है ये जो विस्तार हुआ है ना, अगर सेल मेम्ब्रेन में जो विस्तार हुआ था, क्या कहते हैं अपन, मीसोसोम। ठीक है, इसके बाद एक और चीज याद रखनी है कि अगर ये जो झिल्ली में विस्तार है, झिल्ली में विस्तार, ये जो झिल्ली में विस्तार है, अगर ये नील हरित शैवाल में हो, तो नील हरित जीवाणु जिसको, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बतानी है मुझे। आप बोर्ड पे देख सकते हो, मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले से लिख रखी, तो पहले से लिख नहीं रखी है, मैंने पूरा पढ़ा चुका हूँ एक बार, लेकिन वीडियो शूट नहीं हुआ है किसी कारण की वजह से, तो लिखा हुआ है, तो मैं इसे अच्छे से समझा देता हूँ आपको। तो हम लोग जो है मीसोसोम देख चुके, इंक्लूजन्स बॉडीज देख चुके। इसके बाद यहाँ पे हमारा वीडियो अटक चुका था, तो यहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर वो फोल्डेड हो जाए तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मीसोसोम। लेकिन अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, अगर साइनोबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन अगर फोल्डेड हो जाए, उसकी झिल्ली में विस्तार हो जाए, एक्सटेंशन हो जाए, वो फैल जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, उसको कहेंगे क्रोमेटोफोर्स। ये आपको याद रखना है, इसको कहेंगे हम लोग वर्णी लवक। क्या होता है इसमें, तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, यानी वर्णक होते हैं। वर्णक का मतलब क्या होता है, कलर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, यहाँ पे ये जो डीएनए मटेरियल है फैला हुआ रहता है, इसलिए इसको न्यूक्लियस नहीं कहते, हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, यानी कि केंद्रकाप कहते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने बात करी कि यहाँ पे जो अनुवांशिक पदार्थ है वो कैसा होता है, नग्न होता है। और क्यों नग्न होता है, वो इसलिए नग्न होता है क्योंकि यहाँ पे ये केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं रहता है, यानी कि आवृत नहीं रहता है, यानी कि जो डीएनए मटेरियल है इस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए ये कैसा होता है, नग्न होता है। ठीक है,
इसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पे स्पष्ट विभेदित केंद्रक आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि स्पष्ट आप देख नहीं सकते हो केंद्रक को। क्यों नहीं देख सकते हो? क्योंकि इसके ऊपर जो है सेल मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली नहीं है। इसके बाद आपको ये याद रखना, ये होता है ना, ये केंद्रक होता है अविकसित केंद्रक, ये अविकसित केंद्रक होता है, विकसित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके पास जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इसके बाद मैंने बताया आपको कि यहाँ पर क्या होता है कि एक अतिरिक्त डीएनए होता है यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने पहले बताया आपको कि एकल गुणसूत्र या गोलाकार डीएनए वो डीएनए होता है जो यहाँ पे जो है जेनेटिक मटेरियल तो होता है, डीएनए तो होता है, लेकिन उसके अतिरिक्त एक और डीएनए होता है, तो उसको हम लोग क्या है, एकल गुणसूत्र या फिर गोलाकार डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये मैंने लिखा भी है, ये जो है जेनोमिक डीएनए के अतिरिक्त डीएनए होता है, यानी एक अतिरिक्त डीएनए होता है। तो इन डीएनए वृत्तों को यानी सर्कुलर यानी कि गोल स्ट्रक्चरों को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, भूलना नहीं है। प्लाज्मिड का काम क्या है? ये बाहरी डीएनए के साथ में रूपांतरण के प्रबोधन यानी मॉनिटरिंग है तो होता है। होता क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसका यूज करते हैं हम लोग प्लाज्मिड का। तो हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लेते हैं और इसमें हमारा वाला डीएनए जोड़ देते हैं। तो ये क्या करता है, उसको मॉनिटर करता है यानी उसकी देखरेख करता है और वो डिवाइड होते रहता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लाज्मिड में विशिष्ट संलक्षण बताते हैं। ये है ना, प्लाज्मिड में एक विशिष्ट लक्षणों को बताते हैं, तो ये याद रखना। इसके बाद ये जो है रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। तो पहले तो एंटीबायोटिक का मतलब समझ जाते हैं। देखो एंटी का मतलब क्या होता है, विपरीत या उल्टा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि अगर आपको नहीं, मतलब किसी को कोई बीमारी होगी तो हम लोग क्या देते हैं उसे, एंटीबायोटिक। आपने अधिकतर सुना होगा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब क्या है कि ये बैक्टीरिया से स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया हम लोग देंगे तो वो क्या करेगा, जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को मार देगा, तो उसको हम लोग कहते हैं एंटी। यानी कि जो भी मतलब बीमारी फैला रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा, बीमारी नहीं फैलाने वाला बैक्टीरिया, तो उसको हम लोग कह देते हैं एंटीबायोटिक। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, विरोध करने वाला। प्रतिरोधी, रोधी का मतलब बैरियर यानी रोकने वाला, और उस प्रति का मतलब उल्टा, मतलब नहीं रोकने वाला। सॉरी, प्रतिरोधी यानी प्रति यानी किसी के प्रति, यानी किसी के को रोकना, तो ये याद रखना रेजिस्टेंस। तो ये किसको रोकते हैं, एंटीबायोटिक को के प्रति ये रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद एक चीज बच गई कि इसमें जो है गैस वैक्यूल्स होती है, यानी गैस राजधानी होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये बात करें यहाँ पे कौन कौन सी होती है, याद रखना, नील हरित, बैगनी, हरी, प्रकाश संश्लेषित जीवाणु, यानी 3 प्रकार के हम लोगों को गैस वैक्यूल्स देखने को मिलेंगी। एक ब्लू ग्रीन, एक पर्पल और तीसरा कौन सी, ग्रीन। फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, यानी जो तीनों ये बैक्टीरिया होते हैं क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो बाकी चीज़ें तो मैं बता ही चुका हूँ। तो अब क्या करना है, एक क्विकली रिविजन करते हैं हम लोग। क्या देखा हम लोगों ने, ग्लाइकोकैलेक्स देखा था। ग्लाइकोकैलेक्स की बात करें तो हम लोगों ने बात करी थी, इसमें 2 आवरण होते हैं। अगर ढीला आवरण रहेगा तो हम लोगों ने क्या कहा था, स्लाइम लेयर, यानी कि स्लाइम लेयर हिंदी में इसको अपन कहते हैं अवपंक परत। और हम लोगों ने बोला अगर मोटा आवरण हुआ, थिक हुआ, कठोर हुआ आवरण तो क्या कहेंगे अपन उसको, कैप्सूल कहेंगे, संपुटिका कहेंगे। फिर हम लोगों ने सेल वॉल देखी थी, तो मैंने बताया था सेल वॉल का काम क्या होता है, ये जो है ना कोशिका के आकार को निर्धारित करती है और कोशिका को फटने से बचाती है। फिर मैंने बात करी थी कि ये जो सेल वॉल है ये 2 टाइप से होती है, एक तो होती है ग्राम पॉजिटिव और एक कौन सी होती है, ग्राम नेगेटिव। हम लोगों ने बोला था इसकी स्टेनिंग करेंगे, हम लोग इसको रंगेंगे, तो इसको जब रंगेंगे, अभिरंजित करेंगे, अगर हो गया तो ग्राम पॉजिटिव और कलर नहीं आया या स्टेनिंग नहीं हुई तो ग्राम नेगेटिव। सेल मेम्ब्रेन की बात करी, मैंने बोला ये जो है सेमी परमेबल होती है ना, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, और क्या कहती है, ये कोशिका से जो है संपर्क बनाए रखने में क्या करती है, ये मदद करती है। इसके बाद मैंने बात करी फ्लैजिला की, तो ये फ्लैजिलियन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये मैंने बताया था। इसके 3 पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया था। यहाँ से लेके यहाँ तक के आउटर पार्ट कौन सा होता है, ये फिलामेंट वाला पार्ट। इसके बाद ये वाला पार्ट कौन सा होता है, ये मिडिल वाला हुक वाला पार्ट। और ये जो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला पार्ट क्या होता है, बेसल बॉडी। तो ये आपको याद रखना है।
फिर हम लोगों ने यहाँ पे रोम या फिर झालर देखा, जिसे अपन फिमरी कहते हैं। तो हम लोगों ने बोला ये पाइलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है और एक नलिकाकार स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद ये जो है लघु सूक ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने, यानी जो है ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि घास की तरह मैंने बताया था आपको। जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या काम करता है, चिपकने का। किससे चिपकने का, क्यों चिपक रहा है, पोषण के लिए, न्यूट्रिशन से। कहाँ पर, पहाड़ों पर या फिर किसी टिश्यू पर। इसके बाद राइबोसोम में मैंने क्या बताया, ये जो है 15 से लेके 20 नैनोमीटर हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें 70s होता है, तो उसकी 2 यूनिट डिवाइड करेंगे तो 50s और क्या आ जाएगा 30s। हमने बोला राइबोसोम में एक प्रोसेस होती है, कौन सी होती है, पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम में 2 चीजें इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो राइबोसोम और दूसरी कौन सी होती है, mRNA। तो ये श्रृंखला बनाते चले जाते हैं, पॉलीराइबोसोम बनता है और किसका निर्माण होता है, ये दोनों काम करेंगे तो प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएंगी, प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि सेल मेम्ब्रेन अगर फोल्डेड हो गई तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पे मीसोसोम कहेंगे। 3 स्तर या 3 प्रकार से जो है फैलाव होता है, लैमिला, ट्यूबुल्स और वेसिकल्स। तो ये मीसोसोम किसके समान काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान, नहीं भूलना है। क्या करता है, कोशिका भित्ति के निर्माण में मदद करता है, डीएनए प्रतिकृति, संतति कोशिका में वितरण, श्वसन, ये नहीं भूलना, श्वसन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। स्त्रावी प्रक्रिया, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र यानी इसके जो सरफेस एरिया को बढ़ा देगा और एंजाइम की मात्रा बढ़ाने में भी क्या है, सहायता करता है। अभी पढ़ा न्यूक्लियोइड क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ नग्न होता है क्योंकि केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं होती है, स्पष्ट विभेदित केंद्रक इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने बोल दिया था कि अविकसित केंद्रक देखने को मिलता है इसमें, मतलब विकसित नहीं होता है। गैस वैक्यूल्स की बात करें, 3 देखिए अपन ने, ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन, सॉरी 1 मिनट, ब्लू ग्रीन पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। इसके बाद हम लोगों ने बात करी एक एक्स्ट्रा जो डीएनए होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कह देते हैं। ये इसमें जो है ये रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, आप इतना नहीं भी याद रखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अतिरिक्त डीएनए इसमें कौन सा होता है, तो वो होता है प्लाज्मिड। तो लगभग सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो एनसीईआरटी में जो बहुत सारी थ्योरी दी है ना, मैंने सारी थ्योरी एक डायग्राम में डाल दिया, तो ये डायग्राम को समझ गए तो लगभग प्रोकैरियोटिक सेल पूरी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आपको पता क्या करना है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, मुझे कमेंट्स करके बताना है इसमें कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी एसएमएस कर सकते हो, DRX देवसपाल के नाम से ही आईडी है। तो अगर आपके पर्सनल कोई क्वेश्चन है, सजेशन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। और क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि ऐसे जो लेक्चर्स है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो क्या करना है फिर, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कॉपर सक्सेस।